नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। भारतीय जनता पार्टी को पिछले 3 महीने में सुप्रीम कोर्ट से इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में जिस तरीके से फटकार लगती आ रही है, उसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, उनकी कार्यशैली को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी को 95% अकेले चंदा प्राप्त हुआ पिछले 6 सालों में। बताया जा रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड प्रक्रिया एक ऐसा माध्यम था जिससे तमाम औद्योगिक घराने राजनीतिक पार्टियों को चुनावी चंदा देते हैं, और ऐसे में 20,000 से ज्यादा चंदा देने वाली यहाँ पर किसी भी पार्टी का, किसी भी इंडस्ट्री का कोई यहाँ पर विवरण साझा नहीं किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि पूरा मामला जो है सूचना अधिकार अधिनियम के बाहर है, और ऐसे में इस पूरी प्रक्रिया को गैर कानूनी घोषित करते हुए अवैध करार दे दिया गया। ऐसे में बीजेपी को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। पिछले दिनों जिस तरीके से हमने देखा कि मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के खिलाफ 315 करोड़ रुपए के करप्शन का आरोप लगा है, और उसके बाद सीबीआई ने जो मामला दर्ज किया है, ऐसे में मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने बीजेपी को 2 किस्तों में करीब हजारों करोड़ रुपए का चंदा दिया है। ऐसे में सवाल ये खड़े हो जाते हैं कि क्या प्रधानमंत्री की नाक के नीचे ही सरकार में घोटाले हो रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेरी सहयोगी माही मेरे साथ मौजूद है। माही, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से 315 करोड़ रुपए का जो मामला सीबीआई ने दर्ज किया है मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के खिलाफ, क्या माही लग रहा है कि ये पूरा जो है सरकार की नाक के नीचे एक तरीके का काला कारोबार हो रहा था? जी बिल्कुल, सरकार के नीचे सरकार ही कर रही थी। आप देखिए जिस तरीके से पूरा एक इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा सिस्टम फैलाया गया है, और बीजेपी ने जब वो दूसरे विपक्ष के ऊपर लगातार हमलावर रहती है कि ये डाटा शेयर नहीं करते हैं या फिर तमाम मुद्दों पर आवाज उठाती है, लेकिन जब इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा आया तो बीजेपी ने चुप्पी साध ली। कैसे? आप देखिए, उन्होंने खुद आरटीआई का उल्लंघन किया, उन्होंने सारे डाटा शेयर नहीं किए, और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाई कि आप पूरे डिटेल्स लेकर आइए, फिर भी उसमें वो आनाकानी करते हुए नजर आए। एसबीआई भी कहीं ना कहीं बसती हुई नजर आई। तो ऐसे में माना जा सकता है दाल में तो कुछ काला है, जिसकी वजह से बीजेपी अभी लगातार, आप किसी भी वहां के प्रवक्ता से पूछ लीजिए, बीजेपी के किसी भी नेता से पूछ लीजिए, वो खुलकर इस पर बोलना अभी भी नहीं चाहते हैं। जब से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहीं ना कहीं नाकाबंदी की है, जब उन्होंने फटकार लगाई है, तब जाकर अब उन्होंने कुछ डाटा शेयर किया है। लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे पहलू हैं, और बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिस पर अभी राज खुलना बाकी है। अब जब तक ये फाइनल रिपोर्ट नहीं सौंप दी जाती कोर्ट को, तब तक अभी भी बीजेपी कहीं ना कहीं अपने ही जाल में फंसती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में लोकसभा चुनाव है दिनेश, अब देखना होगा कि बीजेपी कहीं ना कहीं अपने मैनिफेस्टो को ले लीजिए, चाहे उनका इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा ले लीजिए, अब ऐसे में कहीं ना कहीं वो आपस में ही घिरते हुए नजर आ रहे हैं, और वो विपक्ष को लगातार घेरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब देश और दुनिया को ये बात पता चल रही है कि जो दूसरों के ऊपर उंगली उठाते हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी वार प्रतिवार जरूर होगा। राहुल गांधी इस पूरे मुद्दे को लगातार उठाते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी विभिन्न जनसभाओं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रही है। जिस तरीके से माही ये थोड़ा प्रोफेशनल काम हो जाता है, आम लोगों को समझ नहीं आता है कि आखिरकार ये इलेक्टोरल बॉन्ड मामला है क्या। तो क्या ये मुद्दा जिस तरीके से उठा है, ये आम जनमानस के गले से नीचे उतर पाएगा, और क्या इसका कोई नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है, और विपक्षी दल कांग्रेस क्या इसका लाभ उठा सकती है? जी बिल्कुल, अब जैसे आप इलेक्टोरल बॉन्ड होता है, जब कोई भी पार्टी चुनावी चंदा के रूप में, जब हम हमारे घर में, आप छोटी सी बात समझ लीजिए, जब कोई दुर्गा पूजा लगता है तो लोग छोटे छोटे चंदा देते हैं, फिर उससे बहुत सारे पैसे इकट्ठा करके हम कोई आयोजन करते हैं। सेम भारतीय जनता पार्टी ने भी किया, उन्होंने छोटी छोटी कंपनियों, पहले तो ये एक समझ लीजिए हित का काम करने के लिए, फंडिंग के लिए ये काम स्टार्ट किया गया था, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं अपने निजी फायदों के लिए उन्होंने सरकार
सरकार को चंदा देना चालू किया और जिससे उनका व्यक्तिगत लाभ हो पाए, जो वो इलीगल काम करते हैं या फिर उसमें तमाम तरीके की बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है। आप अरविंद केजरीवाल का शराब नीति मामला देख लीजिए, उसमें भी यही बात देखने को मिलती है। तो अब भारतीय जनता पार्टी अपने डेटा को इसलिए नहीं खोलना चाह रही क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। अब जैसे आपने सुधा इंजीनियरिंग का नाम लिया, उसमें भी आप देखिए बहुत सारे घोटाले, कोविड में कितने घोटाले हुए, जो उनका फर्म है उसमें भी बहुत सारी अनवांटेड ऐसी चीजें पाई गई हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी फंसती हुई नजर आ रही है। अब रही राहुल गांधी की बात, जिस तरीके से मुखर तरीके से अपनी बात रखते हुए नजर आए, वाकई में वो जो बात उठा रही है, जो मुद्दे उठा रहे हैं, उसमें कोई भी दो राय नहीं है, वो एकदम सही बात उठा रहे हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से घिरते हुए नजर आ रही है, उनको इस बार लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं खासा नुकसान देखने को मिल सकता है। दिनेश, आप देखिए जनता कहीं ना कहीं जागरूक हो रही है। जो इमेज भारतीय जनता ने बना रखी थी, अब कहीं ना कहीं वो इमेज उनकी धूमिल होती हुई नजर आ रही है। इस बार भारतीय जनता पार्टी भले ही जीत जाती है, लेकिन अगली बार के लिए उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जीत की हैट्रिक लगाने की बात करते नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से 400 पार का नारा देते हुए नजर आ रहे हैं, वाकई में विपक्ष लगातार इस मुद्दे को मुखरता के साथ उठा रहा है और 2024 के लोकसभा चुनाव में आम जनता की बात पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आखिरी सवाल रहेगा कि क्या जिस तरीके से राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि जो मीडिया जिस तरीके से कवरेज कर रही है इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला, पूर्णतः से मीडिया में यहाँ पर जो नजारा देखने को मिला है, ऐसे में 400 पार का नारा जो दिया जा रहा है उसको कहा जा रहा है कि मीडिया की कवरेज है। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से हमने एग्जिट पोल देखे, नतीजे कुछ और रहे, राजस्थान में स्थिति कुछ अलग दिखाई दी, मध्य प्रदेश में इतनी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वो भी जिस तरीके से एग्जिट पोल के नतीजे कुछ और बताते नजर आए और हकीकत में नतीजे कुछ और आते नजर आए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी इतने मुद्दों से घिरे होने के बावजूद भी 400 पार का नारा जो दे रही है उसमें सफल हो पाएगी? जी बिल्कुल, उसमें अब भारतीय जनता पार्टी, मैंने बोला ना, इस बार वो पूर्ण बहुमत के साथ जो नारा दे रही है उस पे आप देख लीजिएगा बहुत करीबी से वो कहीं ना कहीं चुनाव में जीत कर सकती है। लेकिन आपको बताए, उनका भारतीय जनता पार्टी का जो मुद्दा रहा है, आपने देखा है वो जनता को छू लेने वाला रहा है हमेशा से। आप कश्मीर का मुद्दा देखिए, वहां पर कितने दंगे होते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जनता की नब्ज को समझा और उन्होंने वहां पर आर्टिकल 370 लेके आए। राम मंदिर देख लीजिए, गैस आप देख लीजिए, गैस सिलेंडर जो महिलाओं के लिए चूल्हे पे खाना बनाना उनके लिए इतनी बीमारियां पैदा करता था, महिलाएं लकड़ी काट के लाती थी, संघर्ष करती थी, भारतीय जनता पार्टी ने उस नब्ज को, तो उन्होंने ऐसे ऐसे नब्ज पकड़ी। आप यूसीसी देख लीजिए, ट्रिपल तलाक देख लीजिए, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जनता की नब्ज को पकड़कर कहीं ना कहीं वार किया है और जाहिर तौर पर उसका फायदा उसको देखने को मिल रहा है और इस चुनाव में भी मिलेगा। और जो विपक्ष लगातार अपने मुद्दे उठा रहा है, उनके मुद्दों में जो अब तक वो केवल शिक्षा बेरोजगारी के ऊपर ही मुद्दा उठाता आ रहा है, लेकिन युवा कहीं ना कहीं अब धर्म की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य के मामले को अब भूल चुके हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उस रास्ते पर आगे बढ़ रही है और उनको इस चुनाव में जीत जरूर मिलेगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं राम मंदिर, धारा 370 और यूसीसी जैसे बड़े मुद्दे हैं, इस पर लोगों के बीच जाने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं मताधिकार का, यहाँ पर जनाधिकार जो होता है उसका फायदा उठाने की कोशिश की जा रही। अब देखना ये होगा कि क्या प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तीसरी बार बीजेपी जीत की हैट्रिक लगा पाएगी या फिर विपक्ष तमाम केंद्र की सत्ता में यहां पर हैट्रिक लगाने के दरवाजों को बंद कर देगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।